दोस्तों, तब क्या होगा जब मैं आपको कहूँगा कि आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का भी मौका मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अनअकैडमी कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए लेकर आया है। अगर आप लोग सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स यानी स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है जो कि 24 जनवरी दोपहर 12 बजे होगा और इसमें ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 75 मिनट का ये टेस्ट होगा। और ख़ास बात इसमें यह है कि अगर आपके ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनमें अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 6 महीने का अनअकैडमी का सीए फाउंडेशन का और इंटर का प्लस सब्सक्रिप्शन पैक बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। रैंक 2 होल्डर को 3 महीने का सब्सक्रिप्शन पैक दिया जाएगा सीए फाउंडेशन का और सीए इंटर का। और थर्ड रैंक होल्डर को 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पैक दिया जाएगा फाउंडेशन का और इंटर का। और जिनकी रैंक 4 से लेकर 50 के बीच में है उनको अमेजोन का 1000 रुपये तक का वाउचर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो वही बात है ना, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग। तो तैयारी कर लो जल्दी से और 24 जनवरी के लिए तैयार हो जाओ दोपहर 12 बजे। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसमें एक बार विजिट कर लेना कि वो टेस्ट आपको कैसे एनरोल करना है, ठीक है। और दोस्तों, साथ के साथ बताना चाहूँगा कि जो लोग जनवरी 2021 में जिनके एग्जाम्स हैं सीए, चाहे इंटर लेवल पे हो, चाहे फाउंडेशन लेवल पे हो, फाइनल लेवल पे हो, उनके लिए एक मैराथन सीरीज चलाई जा रही है जिसमें वो कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। जो कि आप देख सकते हैं सीए इंटर का जो है वो 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और सीए फाउंडेशन का 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और सीए फाइनल ईयर वालों का भी 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और ये सारे हमारे टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। दोनों के लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, विजिट ज़रूर करना। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो जो सीए फील्ड के अंदर उनके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ द केयरिंग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। What's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अपना सेकंड चैप्टर उठाने ले रहे हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990। और दोस्तों, मैं विश्वास और वादा करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगले आधे घंटे के अंदर ये चैप्टर आपके दिल और दिमाग दोनों जगह पर बिल्कुल बैठ जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को टिल एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। दोस्तों, ये नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज मैं उसके पीछे का आपको सबसे बड़ा रीज़न बताने के लिए जा रहा हूँ। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में हुआ था। तो हमने उस टाइम पर देखा भाई हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई है। तो उसको दोबारा से पटरी पर खड़ा करने के लिए हमें उसके लिए कुछ रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी, कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। तो अब ये जो स्ट्रेटजीज है, ये जो रणनीतियाँ हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, ये सब कौन बनाएगा? उसके लिए हमने एक सेपरेट कमेटी बनाई और उस कमेटी को नाम दिया गया इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन कमेटी। और इस कमेटी का काम था इंडिया को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, दोबारा से उसे खड़ा करने के लिए रणनीतियां बनाना, जिसको नाम दिया गया इकोनॉमिक प्लानिंग। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो पहले 3 साल जो थे मतलब 1950 तक तो हम यही नहीं समझ पाए आखिर हमारे साथ हुआ क्या, क्योंकि एकदम से एक झटके में हमें आज़ाद कर दिया गया। तो हम यही नहीं समझ पा रहे थे कि गुलामी में उन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन किया। तो 3 साल तो लगभग समझ लो आप समझने में लग गए कि हुआ क्या। उसके बाद जब हम समझ पाए कि भाई हमने अपनी सोने की चिड़िया के पर काट दिया, हमने क्या काट दिए, अंग्रेजों ने काट दिया है। तो अब दोबारा से उस सोने की चिड़िया को कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमने क्या स्टार्ट किया, एक कमेटी बनाई और नाम दिया गया इकोनॉमिक प्लानिंग। तो वही लिखा हुआ है लेफ्ट साइड देखो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट को कई सारे प्लान्स बनाने पड़ते थे जिससे इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव किया जा सके, उसे नाम दिया गया इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम इन विच सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी sets a target and specify a sets of program policy to achieve those target which is specified period of time। इन इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है किस तरह से हम अपने टारगेट तक अचीव कर पाएंगे। तो देखो, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दे रखा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग को सेटअप किया गया था 1950 में। दोस्तों, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का सेटअप कब हुआ, तो याद रखना 1950 में हुआ। और इकोनॉमिक प्लानिंग का जो भी चेयरमैन होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, तो वो इसके क्या है, मेन चेयरमैन है। आप देखो, न्यू प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय द नेम ऑफ नीति आयोग इन 2015। लेकिन अब इसका नाम चेंज करके 2015 में मोदी सरकार ने इसको दे दिया नाम नीति आयोग। यहाँ से भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो न्यू नेम है वो क्या रखा गया, तो याद रखना नीति आयोग, ठीक है। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना।
इन्होंने क्या किया, जो नीति आयोग, अब मैं नीति आयोग बोलूँ या इकोनॉमिक प्लानिंग बोलूँ तो आप याद रखना दोनों चीज़ें सेम है। इन्होंने इंडिया को दोबारा से रिवाइव करने के लिए कुछ प्लान्स बनाए और वो प्लान दो पार्ट में डिवाइड किए गए। एक पार्ट जिसको नाम दिया गया लॉन्ग टर्म लोन और दूसरे को दिया गया शॉर्ट टर्म लोन। देखो आप राइट साइड कॉर्नर में देखो, नीति आयोग ने दो टाइप के गोल्स बनाए, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर उन्होंने विजन जो बनाया वो ये बनाया कि हमें जो भी काम करना है वो इस तरीके से करें कि ओवरऑल जो इकोनॉमी की जीडीपी है उसको बढ़ाया जा सके, जिसे बोलते हैं ग्रोथ इन जीडीपी। नंबर टू, हम एम्प्लॉयमेंट के लिए कई सारे प्लान्स निकालेंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट को फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। नंबर थ्री, इक्विटी। ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्टर को ज़्यादा फायदा मिले और दूसरे सेक्टर को कम फायदा मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उनके जो प्लान थे वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए थे कि अमीर से टैक्स लेकर गरीबों को देकर इक्वालिटी को बढ़ाया जा सके। नंबर फोर, मॉडर्नाइजेशन। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमें अपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, ट्रांसपोर्ट को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल को इस तरीके से कन्वर्ट करना था कि हम एक नए ज़माने के तौर तरीकों को अपना सकें और अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ा सकें, यानी मॉडर्नाइजेशन पर मेन फोकस किया गया। नंबर फाइव, सेल्फ सफिशिएंसी। नीति आयोग ने फोकस किया कि लोगों को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सके जिससे उन्हें किसी और पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो भाई, नीति आयोग के दो गोल्स थे, एक तो था शॉर्ट टर्म गोल जो कुछ समय के लिए था, और लॉन्ग टर्म विजन या कह लो लॉन्ग टर्म गोल्स वो गोल हैं जो हमेशा जीवन पर्यंत चलते ही रहेंगे। तो याद रखना, लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर 5 चीज़ें आती हैं: ग्रोथ इन जीडीपी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स की। दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल्स में उन्होंने क्या किया, बड़े से टारगेट को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे टारगेट्स को बनाना पड़ता है। जैसे अगर हमने डिसाइड किया कि हमें 12th क्लास के अंदर बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, तो इट डजंट मीन कि आप पूरे साल की स्ट्रेटेजी बनाओ, नहीं, आप एक एक महीने की स्ट्रेटेजी बनाओ कि इस महीने हमें क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, अगले महीने करते 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 12 महीने जैसे होंगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो अचीव अपने आप हो जाएगा। तो इसी तरह नीति आयोग ने भी कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए। आप याद रखना, शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च किया जिसे बोला जाता है 5 ईयर प्लान, यानी 5-5 सालों के ब्लॉक्स उन्होंने बनाए और उन ब्लॉक में पर्टिकुलरली एक सेगमेंट पर उन्होंने फोकस किया। लेट सपोज कि आज के दिन मैंने सोचा कि भाई मुझे इकोनॉमिक्स पर पूरा ध्यान देना है, अगले एक हफ्ते सिर्फ मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा भाई अगले हफ्ते मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा तो मेरी अकाउंट्स अच्छी हो जाएगी। ठीक उसी तरह से इकोनॉमी ने भी डिसाइड किया कि पहले 5 साल हम सब पे ध्यान देंगे, लेकिन एक ऐसी चीज़ होगी जिस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे जिससे इसको हम बढ़ा सके। फिर अगले 5 साल सब पे ध्यान देंगे लेकिन किसी एक दूसरे सेक्टर पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। वही हुआ कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1/4/1951 में लॉन्च हुआ और 5 साल 1956 को कंप्लीट होता है। तो पहले पंचवर्षीय योजना में हमने पहला किस पर ध्यान दिया, एग्रीकल्चर पर फोकस किया। इसके बाद आप देख सकते हैं 1/4/1956 से लेकर 1961 तक हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा सके। फिर हमने 1/4/1961 से लेकर 1966 तक हमने सेल्फ सफिशिएंसी पर फोकस किया, किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट के चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। फिर 1/4/1966 से लेकर 1/4/1969 तक थर्ड 5 ईयर प्लान पर दोबारा फोकस किया। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो 5 ईयर प्लान है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो हमें 1-2 साल और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये जो रेड कलर से लिखा है तो समझ जाना इसमें 3rd ईयर प्लान पर और भी ज़्यादा फोकस किया गया। तो आपको क्या करना है कि पहले 3 प्लान याद कर लो कि पहला 5 ईयर प्लान कब आया और किस चीज़ के लिए आया, एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रीज़ के लिए आया। तीसरा सेल्फ सफिशिएंसी के लिए आया। चौथा 5 ईयर प्लान प्राइस स्टेबिलिटी के लिए आया। पांचवा 5 ईयर प्लान इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड के लिए आया। छठा प्लान जो है वो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के लिए आया। सातवां प्लान एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए आया। आठवां प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आया। नौवां प्लान एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए आया। और 10वां प्लान हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आया। 11वां प्लान प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए आया। और 12वां प्लान फास्टर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आया। तो आपको इनकी हेडिंग्स याद करनी है और ये बात याद कर लो कि पहला 5 ईयर प्लान कब आया, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद करनी है। अब जरा लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आओ, देखो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे नोट करके लिखा हुआ है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च ऑन 1/4/1951 से लेकर 31/3/1956, जिसमें फोकस किस पे किया गया था, एग्रीकल्चर पे। अब राइट हैंड साइड पे सबसे टॉप पर आओ, राइट हैंड साइड सबसे टॉप पे पॉइंट नंबर 1, 2, 3। पॉइंट नंबर 1, द प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द पीरियड एट 5 ईयर। हाँ ये बात सच है कि शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए उन्होंने 5-5 साल के ब्लॉक्स बनाए। नंबर 2, 5 ईयर प्लान कंसर्न द रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री एंड मेक डेवलपमेंट। इनका मेन फोकस ये था कि किस तरीके से इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करवा सके और उसकी बैकवर्डनेस को रिमूव कर सके। नंबर 3, ईच 5 ईयर प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट विच सर्व्ड एज गाइडिंग प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल, और इनको पाने के लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स अपनाए कि गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब ये करोगे तो इम्पैक्ट उसका ये पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए। तो अभी तक हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा, एक बार मैं उसके क्विक रिवीजन लगवा देता हूँ। हमने ये पढ़ा इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन जो है उसका सेटअप किया गया सन 1950 में, जिससे कि हम अपनी देश की इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव कर सकें। लेकिन सन 2015 में इसके नाम को चेंज करके नीति आयोग इसका नाम बना दिया गया। फिर क्या हुआ, इसने दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को चूज किया, एक था लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और एक था शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में इनका विजन था जीडीपी को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, इक्वालिटी को बढ़ाना, चीज़ों को मॉडर्नाइज करना और सेल्फ सफिशिएंट बनाना। शॉर्ट टर्म में इन्होंने इन्हें 5 वर्षीय योजना को लॉन्च किया। दोस्तों अभी जो हमारी योजना चल रही है वो 12वीं योजना चल रही है। इसके बाद से इस योजना को आगे कंटिन्यू ही नहीं किया गया। ठीक है, क्या रीज़न है अभी हमें भी नहीं पता क्लियरली, हो सकता है कुछ और प्लानिंग चल रही हो अभी गवर्नमेंट के दिमाग में। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, उसके क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या फेलियर है। देखो हर चीज़, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव नहीं होगा, बिल्कुल नेगेटिव भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की। पहला फीचर है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। उन दिनों पर हम पूरा का पूरा अपना फेथ जो है वो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर रखते थे, प्राइवेट सेक्टर पर हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। फिर क्या हुआ, हमने अपनी इस पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमने एक पॉलिसी अपनाई, वैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंडियन इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। 1956 में जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया तब हमने इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया। आपको याद होगा ना, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखो एग्रीकल्चर के लिए था और सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रीज़ के लिए था। तो जब 1956 में इंडस्ट्रीज़ की बात आई तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ी क्रांति आई जिसको नाम दिया गया इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसके अंदर हमने क्या किया कि जो काम पहले पब्लिक सेक्टर करती थी अब कुछ काम हमने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी सौंप दिया, जिससे कि ऑनरशिप जैसी बदलेगी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में चेंज आएगा और आउटपुट अच्छा निकल के आएगा। तो क्या हुआ, 17 इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर के हाथों में दे दिया और 12 इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंगली चला सकती थी, जिसकी वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी के अंदर है। क्योंकि लोगों की मेंटालिटी बन चुकी थी कि गवर्नमेंट ही जो काम करेगी वो सही होगी, प्राइवेट सेक्टर वाले काम अच्छे से नहीं करते, वो मेंटालिटी यहां से टूटी। नंबर 2, रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब क्या हुआ कि जब हमने बागडोर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दी, आप देख सकते हैं ऊपर एग्जांपल में कि हमने 12 इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज कर दी, तो ऐसे में अब इनको देख रेख करने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा। तब हमने एक नया एक्ट बनाया जिस एक्ट का नाम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948, जिस एक्ट के दायरे में रहकर ये प्राइवेट कंपनियां क्या कर सकती थी, कोई भी काम धंधा कर सकती थी। और दूसरा हमने एमआरटीपी एक्ट बनाया, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट बनाया है, जिसके चलते कि अगर आप कोई मोनोपोली क्रिएट करके मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोनोपोली इज नॉट बैड बट द मिसयूज ऑफ मोनोपोली इज बैड। याद रखना, अगर आप अकेले व्यक्ति हो बेचने वाले मार्केट में तो इसका मतलब ये गलत नहीं है, बट अगर आप उसका फायदा उठा रहे हो, नाजायज फायदा उठा रहे हो, तो ये गलत है। तभी मैंने ये लाइन बोली, मोनोपोली इज नॉट बैड बट द मिसयूज ऑफ मोनोपोली इज बैड। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने 2 एक्ट लॉन्च किए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1948 और एमआरटीपी एक्ट 1969। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाए, उनके लिए रिजर्वेशन कोटा सिस्टम प्रोवाइड करवाया। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनकी डेवलपमेंट के लिए हमने उनको फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, सर्विस गुड्स, ये सारी की सारी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करवा पाई, जिससे कि इंडस्ट्रीज बिल्डअप हो। नंबर 5, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फोकस किया गया, अब जो भाई हमारी नीति आयोग है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी कमीशन कमेटी थी, इसने क्या किया, लोगों को समझाया कि सेविंग्स तुम्हारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, और सिर्फ सेविंग ही नहीं बल्कि उसको इस जगह ऐसी इन्वेस्ट करो कि आपको कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर उसने फोकस किया। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, इन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि अगर हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ में कोई दिक्कत होगी और अगर वो दिक्कत किसी फॉरेन कंपनी की वजह से है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम एक एक्ट बनाएंगे, और आगे हम पढ़ेंगे फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू जितनी भी फॉरेन कंपनियां उन पर कंट्रोल किया गया कि वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को हार्म ना पहुंचाए। नंबर 7, फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। हमारा फोकस था कि किस तरीके से हम चीज़ों का इम्पोर्ट कम से कम करें और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बेचकर इंडिया में पैसा कमाए। तो इम्पोर्ट को इस तरीके से सब्सटीट्यूट करना कि लोगों को दिक्कत ना हो। एक बात बताओ, अगर कोई मोबाइल इंडिया में अच्छा बन रहा है तो मैं बाहर से माल क्यों मंगाऊंगा, सीधी बात है नहीं मंगाऊंगा। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज चलाओ जिससे इम्पोर्ट लोग कम से कम करें और हमारे फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बना रहे। नंबर 8, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब ये बताओ,
ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी हमारे यहाँ पर आई, उसने इन्वेस्टमेंट किया और हमारे देश को गुलाम बना लिया। तो हम बहुत डरे और बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे। तो इसलिए हमने क्या किया भैया, फॉरेन कैपिटल पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुए हैं कि कोई भी फिरंगी ऐसा नहीं कि 100% इन्वेस्टमेंट कर दे। वैसे सही बोलूँ तो ग्रीन फील्ड एफडीआई भी होती है, जिसके अंदर क्या होता है 100% कोई भी बंदा बाहर का पैसा हमारे यहाँ पर लगा सकता है। लेकिन हमने उनके सेक्टर डिसाइड कर लिए कि भाई आप एयरपोर्ट में हो गया, एयरवेज हो गया, रेलवेज, इनमें अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो 100% लगा सकते हो। बाकी कोई कंपनी का स्टेक अगर आप 100% लेना चाहते हो तो आप नहीं ले सकते हो। सबकी एक लिमिट कैप बना दी गई है। तो कहने का मतलब हमने एक फॉरेन कैपिटल पे क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस कर दिए। नंबर 9, सेंट्रलाइज प्लानिंग। तो दोस्तों ये सारे हमारे फीचर थे इकोनॉमिक प्लानिंग के। अब ये बताओ इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाने का फायदा क्या हुआ, आखिर उनको बनाने से इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा हमने किया तो सिर्फ क्या क्या अचीवमेंट हुई। तो बीच में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला, इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि काम करने के तौर तरीके बढ़ेंगे तो भाई राष्ट्रीय आय तो बढ़ेगी, और जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब आप देख सकते हैं कि अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत में एक हरित क्रांति आई थी। HYV सीड्स का यूज़ किया था, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इस सीड्स को यूज़ करके जो हमारी फर्टिलिटी है वो अचानक से बढ़ गई, जिसके चलते क्या हुआ, हमारी एग्रीकल्चर में एक इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म आया। वैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे डोंट वरी। फिर फिफ्थ है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में अचानक से ग्रोथ और एक ड्रास्टिकली चेंज आया, एक यू टर्न आया, इंडस्ट्रीज का जो लेवल है वो अचानक से बढ़ गया। ठीक है, तो और आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारी इंडियन इकॉनमी जो है वो वर्ल्ड के 10th लेवल पर आती है, लार्जेस्ट इकॉनमी के अंदर। मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे जो इकॉनमी है, हम भारत लोग जो है 10वें पायदान पर आते हैं वर्ल्ड के अंदर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारा मेन प्लान था कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग ने हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर दिया था, बिल्डअप कर दिया था। अब आप आगे पढ़ोगे इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप के होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल में आ जाते हैं जैसे आपके हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशन फैसिलिटी हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सारी। और जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर, एग्रीकल्चर, जनरेशन, बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो देखो भाई प्लानिंग कमीशन बनाने का हमें फ़ायदा मिला। आपने देखे 7 फायदे, हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, हमारे एग्रीकल्चर का जो लेवल है वो बढ़ गया, इंडस्ट्रीज का लेवल बढ़ गया, और इसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ गया। अब या देखो कोई भी चीज़ होती है पूरी 100% सही नहीं होती है, इसके कुछ फेलियर्स हैं जो ये अचीव नहीं कर पाया। सबसे बड़ा पहला है ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। देखो भाई वो सारी चीज़ें सही कर गया लेकिन पॉवर्टी को 100% रिमूव नहीं कर पाया। दूसरा, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों की जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ती है, जबकि उतनी सप्लाई हो नहीं पा रही, तो अल्टीमेटली प्राइसेस को हमें बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भाई प्लानिंग कमीशन इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, जो उसका मेन मुद्दा था। थर्ड है अंडर एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। मुद्दा तो ये था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, लेकिन भाई पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही थी, इंडस्ट्रीज उस रेट से नहीं बढ़ रही थी, तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नंबर 4, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस हिसाब की पॉपुलेशन है उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑफ कम्युनिकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल्स, स्कूल इतने नहीं है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो उनको पहुंच ही नहीं पा रही थी, जिसके चलते अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको वो सुविधाएं मिल रही थी और जिनको मिलनी चाहिए उनको वो सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही थी। तो ये कुछ हमारे फेलियर थे प्लानिंग कमीशन के। तो दोस्तों ये स्लाइड हमारे लिए इस तरीके से ज़रूरी है कि एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन के क्या क्या अचीवमेंट थे और क्या क्या फेलियर्स थे। तो आपको अचीवमेंट में ये पॉइंट लिखना है, फेलियर में ये वाले पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे इंडिया के अंदर टोटल 3 रिफॉर्म आए थे। कौन कौन से, याद कर लो। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, दूसरा होता है टेक्निकल रिफॉर्म जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, और तीसरा है जनरल रिफॉर्म। याद करो, अभी के अभी याद करो। 3 रिफॉर्म कौन कौन से थे। पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसको लैंड रिफॉर्म बोलते हैं, दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, और तीसरा जनरल रिफॉर्म। ठीक है, तो 3 रिफॉर्म थे, हम तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनमें से कोई भी एक रिफॉर्म के ऊपर आपका क्वेश्चन 100% बनेगा, 100% बनेगा। मैं लिख के देता हूँ कि 3 में से कोई एक रिफॉर्म आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो
सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म यानी लैंड रिफॉर्म। गवर्नमेंट ने देखा कि भैया अगर हमें भारत को दोबारा से पटरियों पर खड़ा करना है, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने तो हमारी सोने की चिड़िया के पर काट दिए, अगर इनको दोबारा खड़े करने हैं तो 3 रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहला रिफॉर्म था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसको लैंड रिफॉर्म कहा जाता है। इसमें क्या था आपको याद है, जमींदारी सिस्टम चलता था, रैयतवाड़ी सिस्टम चलता था, महलवाड़ी सिस्टम चलता था। अल्टीमेटली फार्मर्स जो अपना प्रोड्यूस उगाते थे उसका एक सर्टेन अमाउंट किसको देना पड़ता था, रिच लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता था। गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को एबॉलिश कर दिया और कहा गया एबॉलिश करो इंटरमीडिएटरीज, ये जो जितने भी मध्यस्थ होते हैं ना, जितने लाला वाला, ये जितने भी किसानों से मीडिएटर के रूप में उनसे सस्ते रेट में उनकी फसल खरीद लेते हैं, इन सारे लाला पाला को क्या करो, बिल्कुल बीच में से भगा दो, जिसको बोलोगे एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। देखो क्या लिखा हुआ है, द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप वाज ओनरशिप ऑफ लैंड वाज गिवन टू द एक्चुअल टेलर टू मेक इंप्रूवमेंट। जैसे आप जानते हो जमींदारी सिस्टम में अंग्रेजों ने क्या किया था कि जितने भी किसान थे उनसे उनकी लैंड होल्डिंग का ऑनरशिप जमींदार को बना दिया था, यानी किसानों से जमीनें छीन ली गई थी। तो अब गवर्नमेंट ने कहा जिन जिन किसानों से जमीनें छीनी गई थी उन उन किसानों को उनकी जमीन क्या कर दें, वापस कर दें। तो ये पाएगा नियरली 2 लाख ऐसे किराएदार थे जो किराए की ज़मीन पर काम करते थे, उनको दोबारा से वो ज़मीन मिल गई। कितने, 2 लाख। बेटा बहुत बड़ी ये वैल्यू है। दूसरा, द ऑनरशिप राइट ग्रांटेड टू द टेनेंट एंड गेव इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। एक बात बताओ, अपनी चीज़ पर जब आप मेहनत करते हो तो ज़्यादा अच्छे से करते हो, लेकिन दूसरे की चीज़ को दूसरे तरीके से समझ के उतनी मेहनत नहीं करते हो। अगर खेत मेरा अपना होगा तो मैं खूब मेहनत करूंगा ये सोच के कि जो भी प्रोड्यूस है वो मेरा अपना होगा, मुझे किसी को देना नहीं है। लेकिन किराए की ज़मीन हो तो मुझे पता है इसका एक सर्टेन अमाउंट उसे देना है, बच्चा कुछ अपने पास रखना है, तो उतनी मेहनत हम नहीं करते हैं। तो कहा गया कि जितने भी मध्यस्थ थे उनसे ऑनरशिप छीन कर किसको दे दी गई, जो रियल टीलर थे, मतलब रियल में जो ऑनर थे यानी किसान भाई थे, उनको हमने वो ज़मीन वापस कर दी। जिसकी वजह से अब किसान भाइयों को एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मिला कि अब जो भी वो उगाएंगे वो उनके अपने लिए हुए, उन्हें किसी को ये फसल देने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हुआ, रिफॉर्म हुआ। नंबर 2, रेगुलेशन ऑफ रेंट। अगर मान लो कोई ऐसा किसान है जो रेंट के फार्मिंग करता है, रेंट की लैंड पर फार्मिंग करता है, तो कहा गया कि भाई आप रेंट एक लेवल तक ही वसूल सकते हो, उससे ज़्यादा आप रेंट वसूल नहीं सकते हो। तो वही लिखा है रेगुलेशन ऑफ रेंट टू पुट an end to excessive and illegal extraction from cultivators. Rent have been fixed. Generally these are not exceed 1/3 of the value of the crop. मान लो कि जो मेरी लैंड है उसमें वैल्यू ऑफ क्रॉप को जब मैं बेचने के लिए आता हूँ तो वो 1 लाख की बिकती है, तो 1 लाख का 1/3 यानी 30,000 रुपयों से ज़्यादा, 33,000 रुपये से ज़्यादा आप रेंट साल का चार्ज नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने रेंट पर रेगुलेशन लगाई, वरना ऐसे कई सारे किसान हैं जो किसानी करते हैं लेकिन किसी और के खेत पे, तो उनको भी तो प्रोटेक्ट करना है ना, जिनके पास अपनी ज़मीन है तो उनको भी तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी ना। तो हमने रेगुलेशन ऑफ रेंट स्टार्ट किया। नंबर 3 आपका सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। कई ऐसे किसान थे जिनके पास ज़मीन अनाप शनाप थी और कई ऐसे लैंडलेस किसान थे जिनके पास ज़मीन ही नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि एक लैंड की लिमिट सील कर दी कि भाई इसके बियॉन्ड अगर किसी के पास लैंड होगी तो वो गवर्नमेंट ले लेगी, और गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखेगी बल्कि जो लैंडलेस फार्मर्स है उनको ये ज़मीन क्या कर देगी, हैंड ओवर कर देगी, जिससे वो भी अपनी किसानी को कर सके बिना किसी किराए को दिए। तो ऐसे में लैंड सीलिंग एक लिमिट बनाएगी, वही लिखा हुआ है फिक्स्ड द स्पेसिफिक लैंड लिमिट विच कुड बी ऑन्ड बाय द इंडिविजुअल। एक लिमिट फिक्स कर दी गई, उसके बियॉन्ड जो है इंडिविजुअल वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता है। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाई गवर्नमेंट एंड विल बी अलॉटेड टू लैंडलेस फार्मर। कहा गया कि जितने लोगों के पास एक्सेसिव जमीन थी उस लिमिट के बियॉन्ड वो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर रख ली, अपने पास रख ली और उसको टेक ओवर कर दिया, किसी और को दे दिया। किसको दे दिया, जो लैंडलेस फार्मर थे उनको वो वापस कर दिया। नंबर 4, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आपकी लैंड दूर दूर कहीं पड़ी हो, मान लो मेरे 3 खेत हैं और तीनों खेत अलग अलग जगहों पर पड़े हैं, तो अगर काश ऐसा होता वो खेत एक जगह होते तो एक बड़ी सी लैंड पर जो प्रोड्यूस उगता है ना वो ज़्यादा अच्छा उगता है और ज़्यादा क्वांटिटी में उगता है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपकी कोई भी स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग है, अलग अलग जगहों पर है, तो आप हमें बेच दो, हम आपको एक जगह कोई ज़मीन अलॉट कर देंगे उसको मिला के। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपकी जो लैंड होल्डिंग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपकी फार्मिंग में जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे बोला गया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो कहा गया allot land to the farmer at one place as replacement for his scattered holding here and there। यहां वहां पड़ी हुई scattered holding को एक जगह उन्होंने इकट्ठा कर दिया। नंबर 5, cooperative and joint farming। इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है
कि जब भी तुम कोई गवर्नमेंट ने किसानों को कहा, देखो तुम गेहूं जितने भी उगाते हो तुम सब किसान एक साथ हो जाओ, जितने भी गेहूं उगाने वाले हो, और जब इसके बीज खरीदने आते हो तो इकट्ठे एक साथ खरीदो ना तुम जाके। जब तुम इकट्ठे एक साथ बीज को खरीदोगे तो जो तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आएगी, क्योंकि जब माल ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो ऐसे में तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाएगी। अब मान लो 10 किसान लोग हैं जो कह रहे हैं हम वीट उगाते हैं, तो वीट के लिए जो बीज चाहिए होता है वो बीज जब खरीदने के लिए जाओ तो 10 लोग एक साथ जाओ तो ज़्यादा क्वांटिटी होगी, डिस्काउंट भारी मिल जाएगा, इससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। और यही काम आप करो जब आप चीज़ों को बेचने के लिए जाओ। जब आप गेहूं बेचने के लिए जाओ तो आप क्या करो, बेचते टाइम भी आप इकट्ठे होकर बेचो। अगर अलग अलग बेचोगे तो अपनी सेल बढ़ाने के लिए प्राइस को कम करोगे, अल्टीमेटली आपको घाटा होगा। और ऐसे में आप मार्केट में एक मोनोपोली पावर क्रिएट कर सकते हो, बेचते टाइम सभी किसान एक साथ मिलकर बेचेंगे एक ही जगह पर। तो ऐसे में क्या होगा, बायर को कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो जो रेट आप बोलोगे उस पर वो बायर खरीदने को मजबूर हो जाएगा। और इस पूरे सेगमेंट को नाम दिया गया कोऑपरेटिव एंड ज्वाइंट फार्मिंग। कहा जाता है ना, मोनोपोली इज नॉट बैड बट मिसयूज ऑफ मोनोपोली इज बैड, लेकिन किसानों ने मिसयूज नहीं किया उस मोनोपोली का। तो वही लिखा हुआ है, इट मीन्स ग्रुप फार्मिंग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग पर यूनिट कॉस्ट। और कहा गया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ग्रुप फार्मिंग करो जिससे तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, ऑफ रॉ मटेरियल एंड नॉन बार्गेनिंग मार्केट। कल को तुम रॉ मटेरियल खरीदने आओ तो तुम्हें सस्ते रेट पर मिले, और जब उससे जो आउटपुट निकले उसको बेचने के लिए आओ तो तुम्हें सही दाम मिल जाए। ठीक है, तो ये हमने कौन सा रिफॉर्म पढ़ा बताओ, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब हम पढ़ेंगे अपने पास टेक्निकल रिफॉर्म, कि टेक्निकल रिफॉर्म क्या होता है। दोस्तों याद रखना, टेक्निकल रिफॉर्म का एक और नाम होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इस पे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे नाम से पता चलता है, हिंदी में बोलते हैं इसको हरित क्रांति। हर जगह आपको हरी 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 जमीन नजर आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो किस पे होगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर होगा। तो वही लिखा है, इट रेफर टू द सडन एंड स्पेकुलेटर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि HYV सीड्स का यूज करके आप अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। HYV मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। यहाँ लिखा है, मैक्सिको हैज़ बीन कॉल्ड द ब्रिटिश प्लेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मैक्सिको को ना मेन कहा जाता है कि भैया ऐसा है कि जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये मैक्सिको से आया था, और इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट को जो स्टार्ट किया उसका नाम था, उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्होंने इंडिया में HYV सीड्स का यूज़ करना लोगों को सिखाया और बताया कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों ये आपके MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, और नहीं भी है ना तो जब भी ग्रीन रेवोल्यूशन का शॉर्ट नोट आए तो इनका नाम ज़रूर लिखना, क्योंकि इससे ना आपके क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और आप टेंशन मत लेना, अभी हम अपने पास एक सैम्पल पेपर सीरीज भी लेकर आएंगे, क्योंकि खाली देखो क्लासेस देखने से और रिविजनरी सीरीज देखने से नंबर नहीं आते। जब तक आप सैम्पल पेपर नहीं करोगे, प्रेजेंटेशन नहीं पता होगा कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करना, तब तक काम नहीं बनेगा। जो चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी, धीरे धीरे सारी चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहना। तो कहा जाता है जब आप प्रेजेंटेशन एग्जाम में दोगे ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो आपको ये नाम जरूर लिखना है, जो नाम है MS। अब देखो MS धोनी से MS याद रहेगा, स्वामीनाथन याद कर लेना। तो इन्होंने इंडिया में क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। इन्होंने बताया यूज ऑफ HYV सीड्स करो, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करो, साइंटिफिक तरीके से क्रॉप को रोटेशन करो, और मॉडर्न मीन्स ऑफ कल्टिवेशन यूज़ करो, यानी मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करो अपनी एग्रीकल्चर को करने में। तो कहीं ना कहीं से आपके एग्रीकल्चर के अंदर क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, वो पहले से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या था, HYV सीड्स जब यूज़ किसान लोग कर रहे थे तो उस टाइम पर दो फेज़ आए थे। कुछ ऐसे किसान लोग थे जो बहुत ही अर्ली फेज़ में उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया HYV सीड्स को। कुछ फार्मर्स बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, क्यों, कायोटिक सिचुएशन थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कहीं ऐसा ना इससे हमारी फसल खराब हो जाए और हम लोन के ट्रैप में आ जाए। तो भाई होता ही, कोई नई चीज़ आती तो हर बंदा थोड़ी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वही चीज़ हमारे HYV सीड्स के साथ हुआ। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने हर चीज़ बताई, बट स्टिल इसको दो फेज़ में डिवाइड किया गया। एक फेज़ जो 1960 से 1970 में चला, और दूसरा फेज़ जो 1970 से 1980 में चला। फर्स्ट फेज़ में क्या था, HYV सीड्स को कुछ जगहों पर रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, ठीक है, जैसे पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु। और दूसरे फेज़ में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जो इनका फ़ायदा बहुत उम्दा क्वालिटी से उठा रही थी। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। देखो, HYV सीड्स एक ऐसी हाई यील्ड वैरायटी सीड होती है HYV सीड्स एक हाई यील्ड वैरायटी सीड होती है, जिनसे आप अगर क्रॉप उगाओगे ना तो वो बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है।
तो इसमें क्या होता है ना, आपको बकायदा कीटनाशक दवाइयाँ भी डालनी पड़ती है, केमिकल्स का भी यूज़ करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है। और एक टाइम में आपने ये चीज़ उगाई तो अगली बार ये नहीं उगा सकते, उसी का मिलता जुलता कोई दूसरा उगाओगे। तो इस तौर तरीके को अपनाओगे तो आपकी जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और इसी क्रांति को जो भारत में आई नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके फाउंडर कौन थे इंडिया में? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या क्या अचीवमेंट थी। सबसे पहली अचीवमेंट ये थी कि इसने एकदम से जो हमारा प्रोडक्शन है वीट और राइस का वो बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं 22 मिलियन टन हम उगाते थे 1960 से 61 में, जो बढ़कर 176 मिलियन टन हो गया 1990 से 91 में। मतलब 22 से सीधा 176 की ओर हमने छलांग मारी। नंबर 2, भाई जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, बिल्कुल सही कहा। और नेशनल इनकम बढ़ेगी तो भाई पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। नंबर 3, इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। पहले किसान लोग क्या करते थे, सिर्फ उतना उगाते थे जितना उनके घर में यूज़ होता था, लेकिन अब उनके घर के लिए भी बच जाता था और एक्सेसिव क्वांटिटी में बच जाता था, जिसको किसान भाई बाहर मार्केट में बेचकर भी पैसा कमा लेते थे। नंबर 4, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। और भाई साहब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ कि हमारे पास स्टॉक भर भर के होने लगा फूड ग्रेन का। भैया स्टॉक ही स्टॉक, भंडार इकट्ठा हो गया। लेकिन कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कोई चीज़ हमें फ़ायदा देती है तो नुकसान भी देती है, तो इसके फेलियर्स भी हैं। सबसे पहला फेलियर है, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी वॉज लुकड अप अपॉन बीइंग रिस्की फॉर द फार्मर। जब ये नया नया आया था तो फार्मर्स को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, जो फार्मर्स लोग नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। उनको नहीं पता होता किस तरह से क्रॉप को साइंटिफिकली रोटेट किया जाता है, उनको नहीं पता कि इस चीज़ के लिए कौन सी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कितनी क्वांटिटी में डाला और किस टाइम डालना चाहिए, उनको नहीं आइडिया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। नंबर 2, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। देखो कोई चीज़ अगर इतनी जल्दी आउटपुट बना के दे रही है तो अल्टीमेटली वो इंसेक्ट्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो ऐसे में कीड़े लगने की बहुत ज़्यादा संभावना होती थी, जिससे पूरी की पूरी फसल, पूरा खेत बर्बाद हो सकता था। नंबर 3, इंक्रीज इन इनकम इनक्वालिटी। अब जो अमीर किसान थे उन्होंने तो HYV सीड्स महंगे रेट पर खरीद के अपने यहाँ पर आउटपुट बढ़ा लिया, लेकिन गरीब किसान अभी भी डरा हुआ है कि मैं इसका यूज़ करूँ ना करूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसको खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो यानी कि ऐसे में किसानों के अंदर अमीर और गरीब वाले किसानों में डिफ्रेंशिएट होने स्टार्ट हो गया, तो इनकम इनक्वालिटी बढ़ गई। नंबर 4, लिमिटेड क्रॉप इन लिमिटेड एरिया। दोस्तों ये हर जगह नहीं चल पाया। ये जैसे पंजाब हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, इन जगहों पर तो अच्छे से काम किया क्योंकि यहाँ पर गेहूँ और चावल की खेती ज़्यादा की जाती है। लेकिन बात करें हम आसाम की, जहाँ पर चाय की खेती होती है, वहाँ पर HYV सीड्स का कोई काम नहीं, क्योंकि HYV सीड्स बड़े लिमिटेड जगहों पर होते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर फ्रूट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप HYV सीड्स का यूज़ कर सकते हो। द आंसर इज नो। HYV सीड्स का यूज़ आप जैसे पल्सिस हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, इनमें यूज़ कर सकते हो और किसी में नहीं। बट आप मान लो आलू की खेती करते हो, प्याज की खेती करते हो, वहाँ तो ये काम चलने वाला ही नहीं है, तो उधर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं। तो नंबर 5, इकोनॉमिक डिवाइड, सॉइल डिग्रेडेशन। अब क्या हुआ कि जब HYV सीड्स को यूज़ करते हैं तो एक टाइम के बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो भाई ये सब हमारी कुछ खामियां थी ग्रीन रेवोल्यूशन में। दोस्तों ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें क्या पढ़ा एक बार बता दूं कि इसका जो बर्थ प्लेस है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो कहाँ था, मैक्सिको में था। बट हमारी इंडिया में ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने स्टार्ट किया, जिसके थ्रू HYV सीड्स का यूज़ किया गया, केमिकल का यूज़ किया गया, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया, साइंटिफिकली क्रॉप को रोटेट किया गया और हमने मॉडर्न यूज़ ऑफ कल्टीवेशन को यूज़ किया। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे ये थे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, मार्केटेबल सरप्लस बढ़ गया, बफर स्टॉक ग्रेन होने लगा। लेकिन फेलियर ये थे कि बहुत ज़्यादा कायोटिक सिचुएशन आ गई, फार्मर्स आपस में अमीर और गरीब का भेदभाव करना स्टार्ट कर चुके थे, और ये हर क्रॉप के लिए ज़रूरी नहीं था कि अवेलेबल हो, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती थी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम थर्ड रिफॉर्म की बात करते हैं, जो कि जनरल रिफॉर्म। मैं रिपीट कर दूं, टोटल 3 रिफॉर्म आए थे। नंबर 1 इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसमें हमने लैंड पे काम किया। फिर लैंड के बाद जो एग्रीकल्चर पे काम किया उसको नाम दिया टेक्निकल रिफॉर्म, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। और थर्ड था हमारा जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म में क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे खेती करने के लिए आपको मैं बताऊँ कि हमें पानी की ज़रूरत होती है, सिंचाई की ज़रूरत होती है। अब पहले क्या होता था, सिंचाई के लिए हम बरसों रे मेघा मेघा मतलब बारिश पर डिपेंड होते थे। अगर किसी साल बारिश नहीं हुई तो समझो सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद। किसी साल बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि फसल पूरी बर्बाद हो गई, पानी में डूब गई। तो कहने का मतलब ये कि जैसे लाइफ अनसर्टेन है ना,
ठीक उसी तरह से बारिश भी अनसर्टेन है, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो अगर ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। मतलब अगर एक किसान भाई को ये बोल दिया जाए कि अगर तुम्हें इरिगेशन करवानी है तो तुम्हें नदी नाले नहर और बरसात पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना एक ट्यूबवेल लगवाओ और उस ट्यूबवेल से पूरे खेत को क्या करो, सींचो, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। कुछ ऐसे ही हमने ग्रीन जनरल रिफॉर्म के अंदर किया। तो वही सबसे पहला पॉइंट है, एक्सपेंशन ऑन इरिगेशन फैसिलिटी। हमने सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। विद अ व्यू टू रेज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन फैसिलिटी हैज बीन एक्सपेंडेड। इन 1951 barely 17% ऑफ द लैंड अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। 1951 में देखा गया कि सिर्फ 100 में से 17 किसान भाई लोग ऐसे थे जिनके पास परमानेंट सोर्स था इरिगेशन सिंचाई करने का, यानी ट्यूबवेल थे। बट नाउ ये जो फिगर है ये बढ़कर होगी 45%, यानी आज की डेट में 100 में से 45 किसान के पास अपने परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन मतलब ट्यूबवेल से। तो ऐसे में खेतों को सिंचाई करना बहुत आसान हो गया। नंबर 2, प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट। अब किसान भाई को अपनी फसल को उगाने के लिए भैया उधार की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखो किसान ने एक बार फसल उगाई, क्या वो तुरंत बिक जाती है या तुरंत उग जाती है? नहीं बेटा, 6-6 8-8 महीने लग जाते हैं उगने में, फिर उसको बेचा जाता है। तो इन 8 महीनों में घर का खर्चा कैसे चलाएगा किसान? तो क्या करता था, वो पैसे उधार लेता था। अगर हम किसानों को सस्ते रेट पर कम से कम ब्याज दर पर अगर फाइनेंस प्रोवाइड करवाएं तो ऐसे में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो किसान भाई लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होंगे। तो यही काम किया गया कुछ जनरल रिफॉर्म के अंदर। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी खोलेगी जिसके अंदर फार्मर्स को कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या दिया गया, लोन दिया गया। कॉमर्शियल बैंक्स खोली गई जो कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाती थी, और रीजनल रूरल बैंक खोली गई जिसने कि क्रेडिट लेवल को इन्हांस कर दिया। क्योंकि कई कॉमर्शियल बैंक ऐसी थी जो बोलती थी भाई मैं गांव में खोलूंगी तो मैं प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाऊंगी। तो ऐसे में रीजनल रूरल बैंक आरआरबी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा गाँव को डेवलप करने में। तो हमने क्रेडिट की फैसिलिटी किस तरीके से प्रोवाइड करवाई, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी खोल के, कॉमर्शियल बैंक्स खोल के और रीजनल रूरल बैंक्स खोल के। अब देखो ये बात अब मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन बनेगा। 12 जुलाई 1981 को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 जुलाई 1981 को नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया। जैसे आप जानते हो सेंट्रल बैंक जो है सभी कॉमर्शियल बैंक को डील करता है, उसका बाप होता है जिसे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई बोला जाता है। ठीक उसी तरह से रीजनल रूरल बैंक जो गांव में बैंक्स खोली गई हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर को असिस्ट करती हैं, कहाँ पे, गाँव के अंदर। तो उनके लिए एक एपेक्स बैंकिंग अथॉरिटी बनाएगी जिसका नाम था नाबार्ड। आप देख सकते हैं नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या लिखी हुई है, एक बार आप नाबार्ड की फुल फॉर्म याद करो। दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म याद कर लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1981 को की गई। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे खोलेगी, बी सीवारमन कमेटी। नाम याद कर लो कौन सी कमेटी है, बी सीवारमन कमेटी के थ्रू इसको खोला गया जिसको नाम दिया गया नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। नंबर 3, जनरल रिफॉर्म में तीसरा क्या काम किया गया, रेगुलेटेड एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। एक ऐसी मार्केटिंग सोसाइटी खोली गई जिसमें किसानों से किसानों का प्रोड्यूस खरीद के उन्हें मार्केट में बेचा जाता था और किसानों को अच्छे लेवल पे उनको प्राइस दिया जाता था। वही लिखा हो गया है कि किसानों को एक रेगुलेटेड मार्केट इस्टेब्लिश करके दिया गया हर पार्ट ऑफ कंट्री में। दिस इज विद अ व्यू टू ऑफरिंग रेमुनरेशन प्राइस टू ऑल फार्मर एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडलमैन। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हैज बीन established to enhance bargaining power of the farmer in the मार्केट। अब एक किसान भाई जो चीज़ उगाता है उसको उसकी सही कीमत नहीं मिलेगी तो बेटा वो कैसे काम करेगा, आप सोचो ज़रा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ खोली गई जिनमें फार्मर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया, एक ऐसा मार्केट दिया गया जहाँ पर वो अपने मुंह मांगे जायज़ रेट मांग सकते हो, जिससे फार्मर्स भी खुश रहेगा, वो आगे अच्छे मन लगा के फार्मिंग करेगा और इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर फार्मर्स ने हड़ताल कर दी ना तो देश बर्बाद हो जाएगा उस दिन। जैसे आप जानते हो आजकल हरियाणा में बहुत ज़्यादा किसान भाई लोग हमारे परेशान चल रहे हैं जिन्होंने कर्फ्यू लगा रखा है हमारे दिल्ली बॉर्डर में। तो वो क्यों पीछे पड़े हैं, क्योंकि किसान जो बिल आया है उस बिल में कई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे किसान को उससे घाटा पहुंचेगा और सरकार मान नहीं रही है। तो इस वजह से वो सारे काम किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के हाथों में अच्छी चीज़ दे दें तो गवर्नमेंट तो अपनी मनमर्जी चलाएगी, अपना फ़ायदा सोचेगी, ऐसा मुझे लगता है। चलो खैर अभी हमारा पॉलिटिक्स वाला मुद्दा नहीं, हमारा तो इंडियन इकोनॉमी का मुद्दा है। नंबर 4, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का मतलब क्या है कि जब एक किसान को ना पहले पूरा मौका दिया जाता है कि तुम्हें अगर कोई मार्केट में अच्छी कीमत दे रहा है तो तुम उसको बेचो, लेकिन अगर कल को तुम्हें कोई अच्छी कीमत ना दे तो डोंट वरी, गवर्नमेंट के पास आना, गवर्नमेंट तुम्हें इतनी कीमत तो मिनिमम देगी ही देगी।
जिसको बोला जाता है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। और दोस्तों जानते हो इसी पॉइंट पे किसान लोग आजकल रैलियां कर रहे हैं, इसी बात को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है पीएसपी को लेकर। ठीक है, अब क्या है ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, कभी केस स्टडी की वीडियो बनाऊंगा ना तब जरूर बताऊंगा आपको। तो पीएसपी प्राइस सपोर्ट पॉलिसी वो लिखा है, अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट एंश्योर अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस सो एज टू प्रोडक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेन। तो बताओ आपको तीन रिफॉर्म समझ आ गए, तीन रिफॉर्म कौन कौन से बताओ? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म जिसको जनरल रिफॉर्म बोलते हैं, ग्रीन, और तीसरा जनरल रिफॉर्म। ठीक है, तो तीन रिफॉर्म में से कोई एक रिफॉर्म पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमने पॉलिसीज़ बनाई अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो सुनो, देखो इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो दोस्तों इंडस्ट्रीज़ डेवलप तब हो पाएंगी जब हमारी इंडिया की इकॉनमी में एग्रीकल्चर डेवलप होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर। भाई एक बताओ इंडस्ट्री, अब मैं बात करता हूँ वैन्स हुसैन की, बात करता हूँ मैं, बात करता हूँ कूटॉन्स की, मैं बात करता हूँ लिवाइस की, मैं बात करता हूँ एडिडास की, मैं बात करता हूँ अपने पास H&M की, मैं बात करता हूँ अपने पास मतलब ये सारी जितनी भी ब्रांड्स हैं, ये जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कल को अगर फार्मर कॉटन उगाना छोड़ दे, सिल्क उगाना छोड़ दे, तो क्या इनको कपड़ा मिलेगा? क्या ये कपड़ों से ड्रेस बना पाएंगे? नहीं। तो आप समझ चुके होंगे इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं हेल्प कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर उनको क्या कर रहा है? पुशअप दे रहा है। पुशअप मतलब एक उनको फाइनेंशियली तो नहीं बट एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। कौन? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वही लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैन बी पॉसिबल इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रीज। इंडिया की डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब उसके पास क्या है? एक गुड इंडस्ट्री है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज इज लिमिटेड। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उन दिनों पर हमारे पास कोई बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं होती थी। फिर क्या हुआ? हमने इंडस्ट्रीज़ को सुधारने के लिए एक रेजोल्यूशन बनाया। वो कब? जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था। आपको याद है जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर के लिए था और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रीज़ के लिए था। तो जैसे 1 अप्रैल 1956 को जैसे ही सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ तभी हमने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसको नाम दिया गया IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इस पॉलिसी के तहत क्या हुआ? It was a clear declaration of the government on the leading role of government in the process of industrialization. The resolution laid a roadmap of the second 5 year plan. It was a milestone of achievement growth with social justice. Government has increased the role of public sector in the industrial development. The main objective of IPR 1956 is to prevent the conservation of wealth of फॉर फ्यू हैंड्स। देखो दोस्तों यहाँ पर जो IPR लॉन्च किया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इसका मेन फोकस क्या था जानते हो? इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना। और हम ये जान चुके थे कि गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में अगर हमने सारी इंडस्ट्रीज़ दे दी तो बेड़ा गर्क तो होना बनता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज़ को नहीं संभाल पाएगी। अब कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत थी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज करने की, यानी प्राइवेट सेक्टर को देने की ज़रूरत थी ताकि मैनेजमेंट अच्छा हो सके, कॉम्पिटिशन मार्केट में बढ़ सके। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर ना इस बात को समझाने पर मजबूर करना चाहता हूँ कि आपको ये समझ आए कि हमें IPR की जरूरत क्यों पड़ी थी। एग्जांपल सुनो, एग्जाम्पल ये है, आप अपने पापा से पूछना या आपको भी अगर पता हो, हमारे यहाँ पर जब पहले इंटरनेट आता था ना तो MTNL का आता था या BSNL का। तो हम लोग वहाँ पर जाते थे, फॉर्म भरते थे, महीने 2-3 महीने लग जाते थे, तब इंटरनेट आता था। और क्या उम्दा क्वालिटी की स्पीड आती थी। आप भी जानते हो उसकी कोई स्पीड नहीं होती थी, बस नाम का चलता था इंटरनेट, बट हम उसमें खुश थे। लेकिन जैसे ही इंटरनेट को प्राइवेटाइज़ किया गया, कई सारे हमारे पास कंपनी, जैसे आप जानते हो आज के डेट में एयरटेल भी इंटरनेट देती है, वोडाफोन भी देती है, तिकोना हो गया, डैन बूम बैंड हो गया, एयरटेल के फाइबर ग्लास आने लगे, मतलब कई सारे इंटरनेट कंपनियां खुल गई, जिसकी वजह से जो इंटरनेट की स्पीड है भाई साहब, क्या इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई है। और रेट, हर कंपनी दूसरी कंपनी को कॉम्पिटिट करने के लिए अपने रेट को क्या करता है? डाउन करता है, जिससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ा और लोगों को एक अच्छी क्वालिटी कंटेंट मिला। दोस्तों ये कब हो पाया? जब हमने इस चीज़ को प्राइवेटाइज किया। अगर ये चीज़ खाली BSNL और MTNL के हाथों में होती तो ये काम कभी नहीं हो पाता, इंटरनेट उसी स्लो स्पीड से चलता और हाई रेट पर। लेकिन आज के डेट में हमें इंटरनेट की हाई स्पीड मिलती कम से कम प्राइस पर। रीज़न कि इतनी सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इंटरनेट की सुविधाएं हमें देती हैं, तो आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। कॉम्पिटिशन बढ़ने के चक्कर में ये लोग अपनी प्राइस को कम करते हैं और क्वालिटी, स्पीड वगैरह बढ़ा के देते हैं। तो कुछ ऐसे ही किया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में, जिसको बोला जाता है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। 3-fold में हमने क्या किया था? चीज़ों को प्राइवेटाइज करना शुरू किया था। जो चीज़ें पहले गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में थी अब उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया जाने लगा।
अब देखो थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल थ्री, तीन शेड्यूल बनाए। शेड्यूल ए में एक्सक्लूसिवली हमने 17 इंडस्ट्रीज को जोड़ा, 17 इंडस्ट्रीज को रखा और कहा गया इन पर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। किसका है, गवर्नमेंट का है। कितनी इंडस्ट्रीज पे, 17 पे। कौन कौन सी थी, जैसे आर्म्स हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ऑयल हो गया, रेलवेज हो गया, कोर इंडस्ट्रीज, इन सब पे राइट किसका था, बोलो गवर्नमेंट का था। शेड्यूल बी में उन कंपनियों को रखा गया जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर कंट्रोल कर सकती थी। और कितनी इंडस्ट्रीज थी, 12। दोस्तों याद कर लो, उधर 17 थी और इधर 12। कौन कौन सी, एल्यूमिनियम हो गई, माइनिंग हो गया, मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए रखे, ऐसे तो 12 इंडस्ट्रीज थी टोटल। शेड्यूल सी में उन कंपनियों को रखा गया जिनमें एक्सक्लूसिवली राइट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को दिएगा, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जो सारी इंडस्ट्रीज बची है, जैसे 17 इधर होगी, 12 इधर, अब जितनी बची कुछ है वो सब किस में चलेगी, प्राइवेट सेक्टर में चलेगी। तो इस तरीके से हमने इसे थ्री फोल्ड पॉलिसी बनाया, मतलब थ्री फोल्ड में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया। याद कर लो, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईपीआर के अंदर मेजर इश्यूज क्या किए गए थे। तो आप 3 पॉइंट लिखें, जिसमें पहला पॉइंट क्या होगा, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन। और उसमें 3 फोल्ड कौन कौन से थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में एक्सक्लूसिवली राइट गवर्नमेंट को दिया गया था, जिसके अंदर 17 इंडस्ट्रीज काउंट होती हैं। और शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज काउंट होती है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करती हैं। और शेड्यूल सी में एक्सक्लूसिवली राइट प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था। नंबर 2, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। कहा गया कि अगर आप कोई भी नया इंडस्ट्री खोलते हो, नया सेटअप करते हो, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, बोले तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट की नॉलेज में होना चाहिए कि भाई ये बंदा इंडस्ट्री खोल रहा है, तो नॉलेज में तो तब होगा ना जब उसको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस कौन देगा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का भैया अगर तुम्हें इंडस्ट्रीज चलानी है तो तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस 3 केस में इशू किया जाएगा। पहला, जब आप कोई नई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो। दूसरा, आप कोई पुरानी इंडस्ट्रीज के लेवल को बढ़ाना चाहते हो। और तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, आप अपने यहाँ पर प्रोडक्ट को और मल्टीपल प्रोडक्ट करना चाहते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लो जैसे एप्पल कंपनी है। अब एप्पल कंपनी जब खुलेगी, कोई एक नई इंडस्ट्री खुलेगी, तो उसको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, अब एप्पल ये चाहती है कि अपने लेवल को बढ़ाना। एप्पल चाहती है अपने 2-3 मल्टीपल स्टोर खोलना, अलग अलग कंट्रीज में स्टोर खोलना, तो ऐसे में उसे गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। एप्पल पहले स्टार्टिंग में आईपॉड्स लेकर आया था, ईयरपॉड्स आईपॉड्स होते हैं ना, उनमें आया था। फिर धीरे धीरे एप्पल ने क्या किया, मोबाइल की ओर मूव ऑन किया, फिर मोबाइल से टीवी की ओर किया, फिर टीवी से मैक की ओर किया। तो एप्पल के मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जिसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। कल को आप अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हो, प्रोडक्ट स्केल को बढ़ाना चाहते हो, प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना चाहते हो, तो भी आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस यानी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। आप जानते हो, जैसे पतंजलि का एग्जांपल लूँ, पतंजलि स्टार्टिंग में जब आई थी तो क्या वो सारे प्रोडक्ट लेकर आई थी, मैगी वैगी और ये जितने फेसेस वॉश है, नहीं। पतंजलि स्टार्टिंग के अंदर हर्बल प्रोडक्ट्स लेकर आई थी, जड़ी बूटियाँ। फिर धीरे धीरे इन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स किया। सुनने में तो अभी ये भी आता है कि आने वाले टाइम के अंदर पतंजलि जो है जूते चप्पल भी बनाएगी, बट वो चलो एक हंसी मजाक का मुद्दा है। लेकिन जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपने इंक्लूड करते हो इंडस्ट्री में, तो इसको बोलते हैं अपने पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आप ध्यान से देखो, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, इट इज रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्री यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अगर आप कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी 3 केस में। नंबर 1, अगर आप सेटिंग अप करो कोई नई इंडस्ट्री। नंबर 2, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, कोई पुरानी चल रही है उसको बढ़ाना चाहते हो। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। नंबर 3 है इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन का मतलब है, अगर हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है तो भैया इंडस्ट्रीज को कुछ तो छूट देनी पड़ेगी। अब छूट किस तरीके से हो सकती है, जैसे टैक्स हॉलीडे, मतलब ये कि वो कभी भी किसी भी टाइम अपना टैक्स जमा करा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट दे दिया कि भाई इसके बियॉन्ड मत करना। दूसरा, उनको कई सारी सब्सिडीज़ देंगे। जैसे आजकल क्या चलता है कि अगर कोई इंडस्ट्री रिमोट एरिया में खुलती है, तो उस रिमोट एरिया में जो इंडस्ट्री खुलती है, गवर्नमेंट पता है क्या करती है, उसका 10 साल का टैक्स माफ़ कर देती है। फिर अगले 15 साल तक वो आधा ही टैक्स दे, पूरा ना दे, आधा टैक्स दे। तो ऐसे में इंडस्ट्रीज़ बड़ी प्रमोट होती हैं, तो वो रिमोट एरिया में जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करती है। जानते हो क्यों गवर्नमेंट ऐसा करती है? गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी और टैक्स में छूट इसलिए देती है ताकि रिमोट एरिया डेवलप एरिया बन जाए। क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री खुलती है तो आसपास का एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ते हैं, दुकानें खुलती हैं, शोरूम्स खुलते हैं, बैंकिंग खुलती है, स्कूल्स खुलते हैं, हॉस्पिटल खुलते हैं। तो एक इंडस्ट्री से कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, तो वो एरिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हरियाणा के मानेसर की बात करते हैं। मानेसर पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक जंगल था, लेकिन वहाँ पर कई सारी टाइल्स की कंपनियाँ खुली।
माने सर टाइल्स के लिए माना जाता है। टाइल्स की कंपनी खुली तो उन कंपनी को असिस्ट करने के लिए बैंकें खुली। जब बैंक खुली तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो वहाँ पर मकान बनने शुरू हुए। मकान बने तो बच्चे भी पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे तो हॉस्पिटल चाहिए, बच्चे फिर पढ़ने आएंगे तो स्कूल चाहिए। तो अल्टीमेटली वो रिमोट एरिया क्या हो गया, एक डेवलप एरिया बन गया। तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए इस टाइप के जो कंसेशंस है वो देती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हमारे यहाँ पर एक एक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम, एक्ट नहीं कहेंगे, एक पॉलिसी लॉन्च की गई जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसमें 3 पॉइंट क्या कहते हैं, 3 फोल्ड पॉलिसी, दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी और तीसरा इंडस्ट्रियल कंसेशन। दोस्तों मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ जिससे ऑन द स्पॉट आपको चीज़ें याद हो जाएं। अगर आप हमारे फर्दर डिटेल जाना चाहते हैं तो दोस्तों फर्दर डिटेल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने बड़ी ही डिटेल में डिस्कस किया है। वैसे आप उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है दोस्तों, एक बात बताऊं, अगर गवर्नमेंट से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करेगी ना तो काम नहीं चलेगा। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को भी अगर आप जोड़ोगे तो वो बड़ी इंडस्ट्री तो बन ही जाएगी। तो देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जिनमें 5 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। लेकिन 1951 में इसकी लिमिट थी 5 लाख, क्योंकि अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी एट द ईवी ऑफ 1950 से 1990 पढ़ रहे हैं ना। तो अभी तो मैंने आपको ये एट प्रेजेंट बता दिया कि आज की डेट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन क्या है कि जिसके प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है तो उसे हम स्मॉल स्केल बोलते हैं। लेकिन उन दिनों पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये लिमिट कितनी थी, 5 लाख। तो कहा गया कि भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी हमें असिस्ट करना है, हमें उनको बढ़ाना है ताकि छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बन के इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो लिखा गया द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अचीविंग द गोल प्लानिंग अंडरलाइंग करवा कमेटी 1955। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक करवा कमेटी खोली गई थी जिसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करना शुरू किया गया। क्या क्या फीचर हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि ये बेस्ड होते हैं लेबर इंटेंसिव पे, तो इसके मतलब है कि ये काम मशीनों से भी करती है, लेबरों से भी, लेकिन लेबर से ये ज़्यादा काम कराती है। तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरा, इससे रीजनल ग्रोथ हो जाती है। नंबर 3, ये इक्वलिटी को प्रमोट करती हैं। ये सोर्स होते हैं रॉ मटेरियल के। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कोई कार या ट्रक तो नहीं बनेंगे, उसमें छोटे छोटे नट बोल्ट बनेंगे, टायर बनेंगे, कोई छोटा कंपोनेंट चार्जर वगैरह बन रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करवाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। इससे हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ता है, इससे जो प्रोडक्ट के रिजर्वेशन है वो बढ़ते हैं, इससे वेरियस कंसेशन मिलती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। और ये हमारी एक लोकेशन, फ्लेक्सिबल लोकेशन होती है जो इक्वालिटी ओरिएंटेड होती है और इसमें ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटी सी इन्वेस्टमेंट में भी आप ये काम कर सकते हो। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिज्जत पापड़। गुजरात की कई सारी महिलाएं जो घर में खाली बैठी होती थी और वो छत पे बातें किया करती थी, तो उन महिलाओं ने इकट्ठे होकर क्या किया, पापड़ बनाना शुरू किया और आज के डेट में ये एक्सपोर्ट भी करती हैं पापड़ों का और इंडिया में तो खूब बिकते हैं लिज्जत पापड़ के नाम से। तो लिज्जत पापड़ इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब क्या है, देखो ये हमने अभी जो पॉइंट पढ़े वो क्या थे, सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए थे। ये देखो ऊपर जो हमने पढ़ा था ना, ये क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमने फोकस किस पे किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया। अब जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये देख रहे हो आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो कोई भी चीज़ आती है तो उसके कुछ फेलियर होते हैं, कुछ अचीवमेंट होती है, तो वही चीज़ अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। देखो पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है वो बढ़ गया। इससे हमारे इंडस्ट्रीज़ को नए नए सेगमेंट्स मिले, डाइवर्सिफिकेशन हुआ। इससे लार्ज स्केल इंडस्ट्री सक्सेसफुली लॉन्च हो पाए। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाया, इकोनॉमी के हर रीजन को ग्रोथ पहुंचा और इकोनॉमी ग्रोथ एकदम से पुशअप हुआ। पुशअप का मतलब होता है एकदम से बढ़ना। तो ये कुछ हमारे पॉजिटिव पॉइंट थे आईपीआर के। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट क्या थे कि इसकी आड़ में आके कई सारी मोनोपोली क्रिएट हो गई, मोनोपोली पावर क्रिएट होगी पब्लिक सेक्टर की। क्योंकि जब हमने 17 इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर के हाथों में दे दिया तो गवर्नमेंट आपको लगने लगा कि भैया अब तो ये इंडस्ट्रीज़ हमारे हाथ में, आप जैसा मन करे वैसे काम करो। तो इससे कहीं ना कहीं मोनोपोली पावर का मिसयूज़ होना शुरू हुआ। इवन प्राइवेट सेक्टर ने भी किया। रिड्यूस द इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ध्यान देना कम कर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेग्लिजेंसी का पॉइंट बन गया। मोर डिपेंडेंसी ऑन अपॉन इंपोर्ट। अपना काम ढंग से कर नहीं पा रहे तो अल्टीमेटली माल हमें बाहर से मंगाना पड़ा, तो इंपोर्ट का लेवल बढ़ गया। ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर द नेशन। और जब हमारा इंपोर्ट बढ़ता है तो हमें जो पेमेंट है
वो डॉलर्स में, यूरो में, पाउंड में, यानी जो भी फॉरेन करेंसी उसमें करनी पड़ती है, जिसके चलते जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम होना शुरू हो गया। तो ये कुछ हमारे नेगेटिव पॉइंट थे आईपीआर के। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या होते हैं, तो थ्री फोल्ड पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी थी और इंडस्ट्रियल कंसेशन थी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया। ये इसके यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट और ये हैं इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो यहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अपने पास ट्रेड की। अब देखो क्या है, देखो अब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या तो एक तरीका है कि डोमेस्टिक व्यापार बढ़ाओ या इंटरनेशनल बढ़ाओ। हर कंट्री ये चाहती है कि जो उसका व्यापार है ना वो बढ़े, फॉरेन ट्रेड बढ़े। हम भी चाहते हैं, हम इंडियंस भी ये चाहते हैं कि हमारा व्यापार भी बढ़े धीरे धीरे करके। तो देखो क्या है, हेडिंग देखो लेफ्ट साइड, फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड, इट रेफर टू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग देश के अलग अलग दुनिया की कंट्रीज के साथ जब हम व्यापार करते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। अब देखो एट द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज मॉडरेट बिकॉज इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। देखो जब कॉलोनियल रूल नहीं था उससे पहले तो भैया हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, किसके, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के, जेम्स के, रोज वुड के, चंदलवुड के। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भैया उन्होंने तो क्या बना दिया था, इंडिया को इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, यही बना दिया था, जिसकी वजह से बहुत ही हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बेकार हो गया। फिर 1990 वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों, क्योंकि अचानक से हमारे यहाँ पर जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो बढ़ना शुरू हो गया। क्या मतलब है, ध्यान से देखो, सेकंड पॉइंट को पढ़ो दोबारा से। 1990 was the year of divide. Till the end of 7th 5-year plan, increase in the volume of trade was rather dismissal. Hence after 1990 was opt. देखो क्या है, 1990 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाने लगा। रीज़न उसके पीछे क्या है, क्योंकि अचानक से इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हमारा जो आउटपुट लेवल है वो बढ़ गया। और जानते हो 1990 यानी 1991 में एलपीजी की पॉलिसी आई, और भैया उस दिन से लेकर आज का दिन है 2021-22, भाई साहब पूछो मत कितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में ड्रास्टिक चेंज आ गया ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी। अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको सेकंड पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। अच्छा, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि देखो भैया ऐसा है कि हर कंट्री ये चाहती है इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब कुछ नालायक लोग ऐसे होते हैं जो इंपोर्ट फिर भी करते हैं अपने शौक को पालने के लिए, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि भारत में का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ने भी उनके लिए कुछ सारे प्लान्स बनाए हुए हैं। उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट को कम करने के लिए टैरिफ और कोटा सिस्टम चलाया। टैरिफ कोटा का मतलब क्या क्या गया, टैरिफ का मतलब होता है कि आप ड्यूटी चार्ज कर दो, किस पर, प्राइस पर। मतलब अगर आप 100 रुपये की चीज़ इंपोर्ट करोगे तो उस पर 60% ड्यूटी लगा दो, यानी 60% टैक्स दो, यानी 60 रुपये टैक्स दो। वो गुड्स कितने पड़ेंगे, 160 के। तो अल्टीमेटली आप डिस्करेज हो जाओगे इंपोर्ट के लिए, आप विदेश का माल नहीं मंगाओगे, देश का माल खरीदोगे। दूसरा होता है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम में क्या होता है, आपके ऊपर एक लिमिट बांध दी जाती है कि आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो 2 ही आईफोन एक साल में कर सकते हो, 3 नहीं कर पाओगे। इससे बोलते हैं कोटा सिस्टम। याद रखना, टैरिफ प्राइस के ऊपर लगता है और कोटा क्वांटिटी के ऊपर लगता है। ज़्यादा खतरनाक जानते हो क्या होता है, कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम ज़्यादा खतरनाक होता है। तो गवर्नमेंट जो WHO है ना, सॉरी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो कोटा सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कहती है कोटा सिस्टम को टैरिफ में कन्वर्ट करो, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टैरिफिकेशन। आपका मुद्दा नहीं है, आपको तो ये याद करना है, टैरिफ का मतलब प्राइस पर टैक्स लगाना, कोटा का मतलब क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाना, जिससे कि इंपोर्ट को कम किया जा सके। और इसको नाम दिया गया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। क्या नाम दिया गया, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, वही लिखा हुआ है। इट रेफर टू द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। कहा जाता है कि टैरिफ और कोटा के थ्रू हमने इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, ठीक है। नंबर 4, आउटवर्ड लुकिंग फंक्शन। आउटवर्ड का मतलब एक्सपोर्ट की बात चलेगी। यहाँ पर क्या किया गया, हमने एक्सपोर्टर को कई सारे इंसेंटिव्स दिए जिससे अपने माल को वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़े। और इस पूरे सेगमेंट को हमने क्या नाम दिया, आउटवर्ड लुकिंग ऑफ फॉरेन स्ट्रेटजी, फॉरेन ट्रेड स्ट्रेटजी। इट रेफर टू द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसमें हमने एक्सपोर्ट को क्या किया, प्रमोट किया, कई सारे इंसेंटिव दिए। मी इज, शी इज नाम के इंसेंटिव होते हैं, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, और एक होता है सी इज, मतलब सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स। चलो ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं कि इनवर्ड लुकिंग के क्या क्या गुड इम्पैक्ट पड़े और क्या बैड इम्पैक्ट पड़े। मतलब
टैरिफ और कोटा सिस्टम के क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हैं, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। सबसे पहला, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रोथ। गुड इंपैक्ट में क्या है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो अचानक से ग्रो अप होंगी। नंबर 2, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक से बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अचानक से जो हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ लेवल है वो बढ़ गया। नंबर 4, वाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अचानक से जो इंडस्ट्रीज़ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। बट इसके बैड इंपैक्ट भी है। बैड इंपैक्ट क्या है कि इनसफिशिएंट इंडस्ट्रीज़। अब क्या हुआ कि कई सारी इंडस्ट्रीज जो अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी वो नहीं संभाल पाई, वो डाउनफॉल में आ गई। लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं रहा क्योंकि जब आप इंपोर्ट कम करोगे तो कंपटीशन कम हो जाएगा। और इनडिस्क्रिमिनेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती थी, अपने लिए अलग पॉलिसी बनाती थी, प्राइवेट के लिए अलग, जो कि कहीं ना कहीं गलत चीज़ थी। और अनसेटिस्फाइड ग्रोथ, ग्रोथ जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो ये हमारे कुछ गुड इंपैक्ट थे इनवर्ड स्ट्रेटेजी के और कुछ बैड इंपैक्ट थे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो आई होप गाइस कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से हो गया होगा, अच्छे से आपको रिवीजन भी होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक इसी तरह से हम अकाउंट्स की भी क्लासेस लेते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, क्लास 11th और क्लास 12th की, लेकिन उसके लिए आपको एक नॉमिनल से फीस पे करनी पड़ेगी। बट विश्वास मानो पूरे अकाउंट्स की क्लासेस इतनी मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको कहीं भी कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमसे लो, बस बात खत्म है, ये बात सच है। आप इकोनॉमिक्स ईजी नाम का हमारा प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप ये ऐप डाउनलोड करिए। क्या नाम है, इकोनॉमिक्स ईजी है, और आप देख सकते हैं सारे के सारे हमने कोर्सेज वहाँ डाले हुए हैं, एक बार विजिट आप जरूर करना। ठीक है दोस्तों, सो गाइस आज के लिए इतना ही। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए पीस आउट।